अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, कल फाइनल है, भारत में है, भारत खेल रहा है। ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आ रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री होंगे। मतलब ऑल हु इज हु होगा। पिछले सारे वर्ल्ड कप जो जीते हैं वो कैप्टन होंगे, सिवाय एक के, वो तो बेचारा लाहौर जेल में बैठा हुआ है। तो वो लाहौर जेल में शायद उसको टीवी पे दिखा दें फाइनल। इतनी धमाकेदार वो होगा। और ये है कि आई होप, आई विश कि भारत जीत जाए। बाकी ये होता है टूर्नामेंटों में कि पूरा राउंड रोबिन चल जाता है, इसके बाद नॉकआउट पे आके वो राउंड की हैसियत नहीं रहती कि आपने वहां पे कितना अच्छा खेला। ज्यादा ऐसे भी देखे हैं, जैसे 92 में पाकिस्तान राउंड में बिल्कुल फारिग था। लास्ट मौके पे इंग्लैंड ने साउथ अफ्रीका को बारिश की वजह से, टारगेट था कोई, मेरा ख्याल है 4-5 ओवर में 27-22 रन कुछ ऐसा ही था, और बारिश हो गई, डक्सवर्थ का रोल आ गया, तो एक बॉल पे 22 का टारगेट हो गया। तो वो साउथ अफ्रीका जीता हुआ मैच सेमीफाइनल हार गया था वो राउंड मैच। और इस तरह अक्सर ऐसा होता है कि राउंड में, जैसे ऑस्ट्रेलिया पहले 2 मैच हारी, लेकिन इसके बाद एक धुआंधार परफॉर्मेंस दे रही है। बाकी हमारी बेस्ट विशेस भारत के साथ ही हैं, भारत ही जीतेगा। और वर्ल्ड कप का ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना, तो पहले वर्ल्ड कप से लेके 2011 तक के वर्ल्ड कप में सारे वर्ल्ड कप विनिंग जो टीम थी ना, वो होम टीम नहीं थी। यानी पहले 3 वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुए तो 2 वेस्ट इंडीज जीता, एक इंडिया जीता। फिर पाकिस्तान इंडिया में हुआ तो वो ऑस्ट्रेलिया जीता। फिर ऑस्ट्रेलिया में हुआ तो पाकिस्तान जीता। इस तरह होम टीम कभी भी विनर नहीं रही थी। फिर 2011 में पहली बार भारत होम टीम थी जो जीती भी। फिर 2015 में ऑस्ट्रेलिया होम टीम थी और वो भी जीती। फिर 2019 में इंग्लैंड होम टीम थी, वो भी जीती। तो आखिरी 3 वर्ल्ड कप होम टीमें जीती हैं। तो अगर यही ट्रेंड चलता है तो फिर भारत को एडवांटेज है। ज़ाहिर है 1 लाख आदमी जब जय श्री राम के नारे लगा रहे होंगे। तो दूसरा ये है कि होम ग्राउंड का अपना एडवांटेज होता है थोड़ा बहुत, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भारत एक डिजर्विंग टीम नहीं है। भारत एक डिजर्विंग टीम है। और वो फिगर्स बताते हैं, प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में भी देखें तो टॉप रन स्कोरर में भारत के 3 प्लेयर हैं, 5 में से मेरा ख्याल है। और इसी तरह भारत के विकेट टेकर्स भी बहुत हैं। और ऑल इन ऑल एक अच्छी टीम परफॉर्मेंस है। फिर ये नहीं है कि कोहली ने रिकॉर्ड 700 रन बना लिए हैं तो खाली कोहली पे टीम डिपेंड कर रही है। रोहित इनिंग की स्टार्ट में जो धुआंधार परफॉर्मेंस देता है, वो एक जान डाल देता है। फिर पीछे अय्यर है, राहुल है, शुभमन गिल है, ये सब भी परफॉर्म कर रहे हैं। एज ए बॉलर आप देखें तो शमी है, बुमराह है, जाडेजा है, यादव है, और अपना सिराज है। ये सब अपनी अपनी जगह बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो होपफुली देखें क्या होता है, कल मैच देखते हैं। अजीज दोस्तों, ये अभी एक भाई साहब हैं सुरेश शर्मा जी, उन्होंने सवाल किया था, मैंने भी देखा था कि पाकिस्तान में इलेक्शन के बाद पाकिस्तान का फ्यूचर क्या होगा। तो देखें सुरेश भाई, पाकिस्तान में अव्वल तो अब देखते हैं इलेक्शन होते हैं कि नहीं होते। होते तो अब नज़र आ रहे हैं। इसकी वजह ये है कि जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, रीजनल पोजीशन में कुछ जंग वंग का मसला चल रहा था। अब वो यूक्रेन वार भी फारिग हो चुकी है, और इसराइल ने भी मोर और लेस अपना टारगेट अचीव कर लिए। दुनिया शोर मचाती रही। कल ईरान, परसों ईरान ने भी हमास के साथ मीटिंग हुई, उसमें ईरान ने साफ मना कर दिया कि हम इस जंग में नहीं कूद रहे। और कल ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने भी ये बयान दिया है कि हम सीज फायर चाहते हैं, हम इस जंग को बढ़ाना नहीं चाहते। तो ईरान को भी शायद मदद की उम्मीद जो थी कि चाइना और रशिया मदद करेंगे, तो कोई मदद का आसरा है नहीं। फिर ओआईसी में भी सारे अरब वर्ल्ड ने साफ मना कर दिया कि हम ऑयल एम्बार्गो नहीं लगाएंगे।
तो इस तरह की चीज़ों से गज़ा की वॉर भी अब तकरीबन मेरा ख़्याल है कि बढ़ेगी नहीं। हिज़्बुल्लाह ने भी कोई इतना बड़ा रिएक्शन नहीं दिया जितना कि एक्सपेक्टेड था कि फुल फ्लेज जंग करेंगे। हिज़्बुल्लाह ने 2-4 बार बमबारी की, इज़राइल ने जवाब में इससे ज़्यादा बमबारी करके दिखा दी। फिर हमास की काफ़ी हद तक ग्राउंड पे जो लीडरशिप थी, जो जंगजू थे, जो जो टेररिस्ट थे, वो सब मारे गए हैं। तो जंग बढ़ने का चांस कम हो गया है, बल्कि अब जंग एंड पे है, मेरा ख्याल है 2-3 हफ्ते में इज़राइल अपने टारगेट अचीव कर लेगा। तकरीबन गज़ा इनके कंट्रोल में आ गया है। रेफ्यूजीज़ का मसला है तो मतलब इजिप्ट का बॉर्डर मिलता है गज़ा से, इजिप्ट ने तो लोहे की दीवार चुन दी है, अपनी आधी फ़ौज बॉर्डर पे लगा दी है कि एक भी फ़लस्तीनी घुसना नहीं चाहिए। तो ओवरऑल हमास को उम्मीद थी कि वो इस्लामिक वर्ल्ड आ जाएगी और अरब कंट्रीज़ आ जाएँगे, जैसे 73, 61, 67 की वार में सारे अरब कंट्रीज़ मिल के लड़ रहे थे, तो वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हुई। तो मेरा ख्याल है कि ये जंग भी बढ़ेगी नहीं तो पाकिस्तान में इलेक्शन तो होंगे। अब इलेक्शन पाकिस्तान में सिलेक्शन होता है। आप ये देखिए ना कि ऐसा कौन-सा आज़ाद देश होता है जहाँ पे अमेरिकी एम्बेसडर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर से मिलता है। चौधरी परवेज़ इलाही कह रहा है कि इमरान खान जेल में मेरे बराबर की बैरिक में है और उससे रोज़ मिलने के लिए यूरोपियन अमेरिकन ऑफिशियल्स आते हैं। आज नवाज़ शरीफ के साथ अमेरिकी एम्बेसडर ने मीटिंग की और दोनों ने जो जॉइंट स्टेटमेंट दिया है उसमें ये कहा है कि नवाज़ शरीफ के पीरियड पाकिस्तान में बहुत अच्छे रहे हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि नवाज़ शरीफ वापस आएँगे। यानी आर्मी की अप्रूवल और अमेरिका की अप्रूवल हो चुकी है नवाज़ शरीफ की, तो इलेक्शन कैसा? करंट सिनेरियो में ये है कि बलूचिस्तान और पंजाब में नवाज़ शरीफ जीतेगा। केपीके में एक मिक्स्ड वो होगा क्योंकि नवाज़ शरीफ का इतना वोट है नहीं। वहाँ पे मेन जो वोट है वो पीटीआई का है। पीटीआई का जो एक्स चीफ मिनिस्टर परवेज़ खट्टक है, उसने अपनी एक पार्टी बनाई है उधर। इसके अलावा फजलुर रहमान और जमात इस्लामी का भी थोड़ा बहुत वहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट का वोट है। फिर एएनपी है, फिर मंजूर पश्तीन की पीटीएम है, तो वहाँ पे एक मिक्स्ड का टाइप का मैंडेट होगा और उसमें देखते हैं कौन चीफ मिनिस्टर बनता है। और बलूचिस्तान में नवाज शरीफ गया था इस हफ्ते, तो वो बाप पार्टी, अब जो आर्मी की पार्टी है उसके सारे लोगों ने नवाज शरीफ को ज्वाइन कर लिया। इसी तरह सिंध है, वो सिंध पीपल्स पार्टी को दे देंगे। पीपल्स पार्टी ने वहाँ पे ऐसा कब्जा किया हुआ है, ऐसी रिगिंग करके वो वहाँ पे आप परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और इस बार सिंध से आप ये देखिएगा कि 80 से 90% सीटें पीपल्स पार्टी ले जाएगा। सिंध में सिवाय एमक्यूएम के किसी का वजूद नहीं और अल्ताफ हुसैन के बगैर एमक्यूएम की भी कोई औकात नहीं है। तो एमक्यूएम को 2-4-5 सीटें मिल जाएंगी, बाकी पीपल्स पार्टी स्वीप करेगी। पीपल्स पार्टी को यही कहा गया है कि आप अपना सिंध में लूट-मार करो, लगे रहो। और नवाज शरीफ इस वक्त, जैसे पिछली बार सबको पता था कि इमरान खान आएगा क्योंकि इमरान खान को लाना था। इससे पिछली बार सबको पता था नवाज शरीफ आएगा। इससे पिछली बार सबको पता था कि जरदारी बेनज़ीर भुट्टो मरी है तो वो आएगा। तो पाकिस्तान में इलेक्शन कहाँ से होते हैं? सिलेक्शन होते हैं और अमेरिका को ऐसी ही डेमोक्रेसी सूट करती है, इसीलिए वो चाहता है कि इंडिया और बांग्लादेश में भी ऐसी डेमोक्रेसी आए। अब आपका जो बेसिक सवाल है सुरेश भाई कि मुस्तकबिल क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा पाकिस्तान का? तो फ्यूचर तो भाई अब कच्चे धागे पे टिका हुआ है पाकिस्तान। पाकिस्तान का जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, जो कर्ज़ों की सिचुएशन है, ये कोई छोटा-मोटा देश नहीं है। श्रीलंका एक छोटा देश है, उसका डिफ़ॉल्ट होने के बाद उन्होंने रिकवर कर लिया, उसकी कई वजूहात हैं कि एजुकेटेड पब्लिक है, करप्शन वहाँ पे बहुत कम है, पब्लिक टू द पॉइंट इश्यू पे प्रोटेस्ट करना जानती है, प्रोटेस्ट में तोड़-फोड़ नहीं करती, अपने पब्लिक प्रॉपर्टीज़ को तबाह नहीं करती। पाकिस्तान तो एक जंगजुओं का मुल्क है, एक जाहिलों का कंट्री है, फिर 24-25 करोड़ लोग हैं। तो पाकिस्तान का डिफ़ॉल्ट करना, देखिए अब तक तो ये अगर किसी गैरतमंद कौम होती ना पाकिस्तानी, तो अब तक उन्होंने इनकलाब ले आना था। लेकिन गैरतमंद तो हैं नहीं, बेशर्मों की तरह इनके ऊपर अत्याचार हो रहा है और ये बर्दाश्त करते जा रहे हैं। तो लेट्स सी कब ये लोग भी निकलते हैं, जो कि उम्मीद कम है। तो पाकिस्तान, अमेरिका और वेस्ट चाहता है कि इसी तरह घिसटता-पिटता पाकिस्तान रहे, इनके आगे दुम हिलाता रहे और बस हमारे एजेंडे को पूरा करे।
अंदरूनी तौर पे तरक्की ना करे। तो ऐसा पाकिस्तान इनको चाहिए, ऐसा ही रहेगा। रेड्डी साहब, थैंक यू सर। सर आपके बच्चों की एजुकेशन अच्छा है सर, बिकॉज़ आई प्रे देम टू अचीव वेरी गुड सक्सेस टू आपकी लाइफ अच्छी हो सर। देखिए, यही एक मेरा भी सैटिस्फैक्शन पॉइंट है कि एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ जब आपके बच्चे हो जाते हैं ना, तो इसके बाद आपको यही होता है कि आपके बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो जाए। तो मैंने और तो लाइफ में कुछ नहीं किया, ना उनके लिए कोई प्रॉपर्टी जमा की। आज मैं मर जाऊं तो पीछे 100 पाउंड नहीं है बच्चों के पास। किस तरह सरवाइव करेंगे ये तो ऊपर वाला जानता है। लेकिन बॉटम लाइन ये है कि हाँ, एजुकेशन अच्छी हो रही है। ये है कि दोनों बेटे भी कॉलेज में हैं, बेटी यूनिवर्सिटी में है, और बस अब 4-5 साल का धक्का रह गया, 5-6 साल में तीनों बच्चे अपने पाँव पे होंगे। तो होपफुली एग्रीड कि मैं ये एक सैटिस्फैक्टरी है मेरे पास। ऋषिकेश हरिदास जी धन्यवाद। इंडोनेशिया सेंड्स बैक 250 रोहिंग्या रेफ्यूजीज, योर थॉट्स सर। अरे सर, इंडोनेशिया ने 250 भेजे हैं, पाकिस्तान ने लाखों भेज दिए हैं। तो इन पे किसी को कोई असर नहीं होता। इनके लिए कोई नहीं बोलेगा। आप अभी भारत से 50 रोहिंग्या को भेज के दिखा दे, पूरी दुनिया शोर मचाना शुरू कर देगी, एक हंगामा खड़ा हो जाएगा। आप ये देखें ना कि भारत में तो लाखों बांग्लादेशी और रोहिंग्या भरे पड़े हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि ये इलीगल एक्टिविटीज में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं। जितनी पत्थरबाजी और ये जो होती हैं, वो मेजोरिटी बंगाली और रोहिंग्या मेजोरिटी इलाकों में होते हैं। तो ये है कि इंडोनेशिया ने क्या, भारत पाकिस्तान लाखों को निकाल रहा है अफगानियों को। वो और बात है कि पाकिस्तान के गले पड़ेगा। तो बिल्कुल मैंने देखा कि कश्तियों में बैठ के जो आ रहे थे उनको इंडोनेशिया वालों ने वापस भेज दिए। तो ये एजेंडे की बात है, जो मैं आपको कई बार बता चुका हूँ ऋषिकेश जी, कि एजेंडा इंटरनेशनल चलता है। जहां इनको सूट करता है वहां पे ये उस एजेंडे को ले आते हैं, नहीं तो फिर खली बली। ऋषिकेश जी धन्यवाद। ऑन a scale of 1 to 10 rate Modi 2, I feel Muslims will vote for Modi in 2024. Lot of good schemes done for Muslims. Even Sheila Rashid is praising. मोदी 2, 1 to 10, मैं तो 10 से भी ऊपर हो तो दूंगा। और बिल्कुल मोदी जी का जो पीरियड, खासतौर पे ये जो देखें, पहले 5 साल मोदी जी ने स्टेबलाइज किया अपनी चीज़ों को। जो बहुत बड़ा मसला था वो करप्शन था। वो नकली नोट मार्केट में बहुत चल रहे थे। वो डिमोनेटाइजेशन करके उसको थोड़ा कंट्रोल किया गया। दूसरे पीरियड के स्टार्ट में बहुत सारा काम कर दिया था, जैसे अयोध्या राम मंदिर, बेशक अदालत का फैसला था, लेकिन सरकार बनाने में तो अड़चन नहीं डाल रही। अगर कांग्रेस की सरकार होती तो बनाने में भी अड़चन डालती। दूसरा ट्रिपल तलाक है, आर्टिकल 370 है, कई ऐसे मुद्दे लाए गए। लेकिन फिर कोविड आया, 2 साल कोविड ने ऐसा तंग किया कि जिसकी वजह से वो स्पीड कम हो गई। इसमें ओपोजिशन को मौका मिल गया पांव जमाने का, और उन्होंने विरोध करना शुरू किया ऐसी किसी भी स्कीम को। अगर कोविड ना आता तो शायद आज यूनिवर्सल पिनल कोड आ जाता, और दूसरे जो एजेंडा हैं, यूनिफॉर्म एजुकेशन सिस्टम और ये सब चीज़ें, वक्फ बोर्ड, और ये सब चीज़ें आ जाती। लेकिन वो कोविड की वजह से स्पीड टूटी, और इसके बाद जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी चल पड़ी कि यूक्रेन की वार, तो ये अब जो इसराइल की वार, तो उससे ज़ाहिर है इकोनॉमिक सिचुएशन दुनिया भर के कंट्रीज में मसला तो होता है। क्योंकि आफ्टर ऑल यूक्रेन का मसला जो है वो फूड ग्रेन्स और एनर्जी रिसोर्सेज के हवाले से बहुत ज़्यादा था, और उससे कॉमन मैन की बाइंग पावर पे और उस पे बड़ा असर पड़ा, महंगाई बहुत बड़ी। तो फर्क तो पड़ता है। तो फिर आप ऐसे मौके पे जब ग्लोबल क्राइसिस चल रहे हो, तो आप अपने मुल्क में कोई बड़ा स्टेप नहीं ले सकते। तो मोदी जी का वंडरफुल पीरियड रहा। और अब ये है कि मुसलमानों के वोट की आपने बात की है, तो देखें, आप मुसलमानों के लिए जान भी दे देंगे ना मोदी जी, तो भी ये वोट नहीं डालेंगे। आप ये देखें, किसी ने एक बहुत खूबसूरत ट्वीट की थी, अभी मैंने देखी, तो
कि सबसे बड़ा जो आप देखें सेटबैक, वो ये है कि मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया। अब आप लाख कहें कि अदालत का फैसला था, कुछ भी था यार, मोदी जी के टर्म में बन ये फैसला भी आया और बना भी। अदालत का फैसला सिर्फ अदालत के उससे नहीं होता, उसके पीछे एविडेंसेस होते हैं, उस केस को लड़ना होता है। मोदी जी सरकार ने उन वकीलों को एविडेंस के लिए मदद की, जो भी किया, और एक इस तरह से केस लड़ा कि वो केस मतलब भारत की जनता जीती, और फिर इसके बाद फैसिलिटेट किया उस मंदिर को बनाने के लिए। तो एक राम मंदिर बना लिया ना, तो अगर मोदी जी ने राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद का केस लड़ा होता और जीत जाते और वहां पे बाबरी मस्जिद बना देते, तो आई गारंटी यू कि मोदी जी अपनी जिंदगी भर को उनको कंपेन करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो इलेक्शन में मुसलमानों का वोट ले लेते सारे का सारा। लेकिन ये हिंदू हैं। अगर आपको हिंदुओं को आज आवाज दी है, मोदी जी ने आपको मौका दिया है, लेकिन आज भी हिंदू वोट के लिए कैंपेन करनी पड़ती है, और हिंदू वोट हमने देखा कि बंगाल में क्या हुआ, कर्नाटका में क्या हुआ, मेजोरिटी हिंदू एरियाज हैं, लेकिन वोट के लिए तो ये है एक मसला। बाकी मुसलमानों के लिए आप जान दे दो, वो मोदी जी को वोट नहीं देंगे। मैं जब यूपी आया था तो लास्ट ईयर, तो वहाँ पे मैंने कई मुसलमानों से पूछा था। उन्होंने कहा हमने मुसलमानों के लिए यूपी में जितना काम योगी जी ने किया है, किसी ने नहीं किया। और उसी दौरान इलेक्शन भी चल रहे थे, फरवरी मार्च लास्ट ईयर, जब मैं इंडिया में था यूपी में। बाद में पता ये चला कि यूपी के मुसलमानों ने मेजोरिटी में योगी जी के अगेंस्ट वोट डाला। तो वो मुसलमान, मसला ये है कि अपने कम्युनल लीडर्स के इशारे पे चलते हैं। बड़ा एक स्ट्रॉन्ग सोशल सिस्टम है इनका, मुसलमानों का। वो अपने कम्युनल लीडर्स के इजाजत के बगैर कहीं भी वोट नहीं डालते। उनको लाख पता हो के फायदे, ठीक है, थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है, जैसे कि अभी आपने शैला रशीद का नाम लिया, दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट कि वो शैला रशीद जेएनयू की स्टूडेंट, और जिस तरह वो कैंपेन चलाती थी, वो अरफा और राना के बराबर की कैंपेन चलाती थी मोदी जी के खिलाफ। लेकिन ये है कि उसने भी अब बोलना शुरू किया है मोदी जी की सपोर्ट में। तो थोड़ा बहुत है, लेकिन मैं समझता हूँ जनरली मुसलमान का वोट मुश्किल है। श्रीनिवास जी धन्यवाद। नमस्ते आरिफ जी। एक्सपेलिंग अफगान रेफ्यूजीज विल क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम फॉर पाकिस्तान इन फ्यूचर। व्हाई इज पाकिस्तान आर्मी स्टिल डूइंग इट? ओवर कॉन्फिडेंस और इनकॉम्पिटेंस? ना ओवर कॉन्फिडेंस है ना इनकॉम्पिटेंस है। ये समझते हैं कि इस तरह तालिबान को प्रेशर में लेके आएंगे। अगर तालिब अफगानिस्तान में इस वक्त मामला तो ये तो नहीं है ना कि बहुत अच्छे चल रहे हैं। वहां पे कोई एज सच वहां पे कोई सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब ये नहीं है कि मैं सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, कि वहाँ पे कोई जॉब्स नहीं है, कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऐसे में अगर 1-2 मिलियन लोग आ जाएं तो सरकार के लिए मुश्किल तो हो जाती है। फिर वो पाकिस्तान में रहने वाले कई कई सालों से, कई कई डेकेड से वहाँ पे पाकिस्तान में रहने वाले अफगान वापस आते हैं। तालिबान को देखना तो होगा ना कि इसमें कोई पाकिस्तान के टेररिस्ट ना हो सकता है इसमें पाकिस्तान अपने पाकिस्तान नेशनल कुछ अफगान जो कि एंटी तालिबान हैं उनको भेज के वहां पे इंसर्जेंसी पैदा कराए। ये सारे इश्यूज होते हैं। तो पाकिस्तान की सरकार आर्मी की ये सोच थी कि शायद अफगान तालिबान प्रेशर में आ जाएंगे और हमारी डिक्टेशन को एक्सेप्ट कर लेंगे, लेकिन तालिबान ने एक्सेप्ट नहीं किया। तालिबान कहते हैं जिस तरह हम जमीन पे बैठ के रोटी प्याज के साथ खा लेते हैं, जिस तरह हमारी कोई लग्जरी नहीं है, हमें कोई गद्दा भी नहीं मिलता, पलंग तो छोड़ें गद्दा भी नहीं मिलता, तो हम चादर बिछा के जमीन पे सोने के आदी हैं। तो इनकी कोई लग्जरी लेविश लाइफ नहीं होती। इनके लाइफ स्टाइल बहुत नॉर्मल हैं, तो वो फिर पब्लिक को भी उसी लाइफ स्टाइल पे रखते हैं। तो अफगानिस्तान में आपको बड़े बड़े महल और इस टाइप की चीजें नहीं मिलेंगी, जो थे वो सरकार ने कब्जे में ले लिए हैं। तो आम आदमी की इतनी सादा जिंदगी है कि तालिबान समझते हैं कि इनको हम कंट्रोल कर लेंगे, जो आएंगे वो मिलियन 2 मिलियन, और उस पे नजर रखे हुए हैं कि इसमें पाकिस्तान के सपोर्ट वाले ना हो। जो पाकिस्तान की आर्मी ने अंडर एस्टिमेट किया और या इग्नोर किया वो ये था कि ये लोग जो यहाँ पे 20-20 30-30 40-40 साल से रह रहे थे, इनको आपने अप्रूव किया,
तो इनके दिलों में अब एक नफ़रत तो पहले ही थी पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ, अब और बढ़ेगी। और ये मुश्किलात होंगी जब कल को तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ कोई जंग करता है या कोई एक्टिविटीज़ करता है, तो ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के चप्पे-चप्पे से वाकिफ़ हैं। क्योंकि ये यहाँ पे इतने-इतने सालों से यहाँ रह के गए हैं, तो एक-एक इलाके से वाकिफ़ हैं, लोगों से वाकिफ़ हैं, लोगों के कॉन्टैक्ट में हैं और सबसे बड़ी बात कि दिल में नफ़रत है। तो इनको इनमें से अगर एक मिसाल है कि 1 मिलियन अफ़गान वापस गए हैं, इसमें से अगर 1 लाख को भी फ़ौज बना के पाकिस्तान में छोड़ दिया जाए ना, तो पाकिस्तान की आर्मी को औकात याद आ जाएगी। अज्जू भाई शमाला साहब, जय श्री कृष्णा भाई। सर, हमास और फलस्तीन की सपोर्ट में दुनिया भर में मुस्लिम कम्युनिटी ने प्रोटेस्ट की, लेकिन चाइना में उगर मुस्लिम कम्युनिटी ने कोई प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? देखें, उगर मुस्लिम बेचारे खुद दबे हुए हैं। कल सऊदी अरब ने मक्का और मदीना से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जो फ़लस्तीन की सपोर्ट में थोड़ा बहुत कर रहे थे, प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, झंडा-वंडा उठाया था। बल्कि एक ब्रिटिश एक्टर है जो कि मुसलमान है, वो उम्रा करने गया था। तो उसने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, कुछ नहीं किया, वो सिर्फ़ जब तवाफ़ कर रहा था, तो इसने वो फ़लस्तीनी किफ़ाया है ना जो कपड़ा काला और सफ़ेद जो सलमान खान भी पहनता रहता है। वो काला और सफ़ेद जो कपड़ा है उसको किफ़ाया कहते हैं। उसने खाली किफ़ाया बाँधा हुआ था, उसको और उसकी फ़ैमिली को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी अरब ने इतनी सख्ती रखी है। इसी तरह चाइना कहाँ प्रोटेस्ट करने देता है। जेन्युइन हांगकांग के लोगों को मारा था हांगकांग में चाइनीज़ आर्मी ने। हालाँकि हांगकांग सेमी ऑटोनोमस एरिया है, हांगकांग इज़ ए सेपरेट कंट्री। ऑन पेपर्स हांगकांग चाइना का मेनलैंड चाइना का हिस्सा नहीं है। अभी भी हांगकांग का सिस्टम ऑफ गवर्नेंस अलग है और ब्रिटिश ने जब हांगकांग छोड़ा था तो चाइना के साथ एग्रीमेंट था कि हांगकांग में चाइनीज रूल लॉ अप्लाई नहीं होंगे। इसके बावजूद चाइनीज आर्मी ने हांगकांग वालों को कितना मारा था। तो चाइना एक डिक्टेटोरियल कंट्री है। चाइना वाले प्रोटेस्ट अलाउ ही नहीं करते। उगर बेचारे फलस्तीनियों से ज्यादा मुश्किल में रह रहे हैं। उगर की तो अपनी हालत फलस्तीन से ज्यादा है, तो वो बेचारे क्या प्रोटेस्ट करेंगे? तो ऐसा नहीं है बिल्कुल वो, बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरी दुनिया का जो मुसलमान है, वो एक नकली प्रोटेस्ट कर रहा है। फ़लस्तीनियों ने इस जंग को खुद दावत दी है। हमास ने खुद इस सब चीज़ों का ज़िम्मेदार है। तो प्रोटेस्ट तो हमास के खिलाफ होना चाहिए था। अगर आपको जेन्युइनली मुसलमानों के कत्ले-आम पे, मुसलमानों के जेनोसाइड पे आपको प्रोटेस्ट करना है, तो आप करें ना। सीरिया, लीबिया, इराक में जो मुसलमानों का जेनोसाइड हुआ और हो रहा है अभी, आप इलाके देखें तो गजा से ज्यादा तबाही हुई है। आप करें ना यमन में, आप करें ना बलोचिस्तान के लिए प्रोटेस्ट। इन लोगों के लिए कोई प्रोटेस्ट नहीं करता। ये पॉलिटिकल एजेंडा है। ये याद रखिए कि इस दुनिया का पूरा सिस्टम एक पॉलिटिकल एजेंडे के तहत चलता है। अब आप देखें दुनिया की दो सबसे बड़ी पावर है ना इस वक्त, देखें दो बड़ी इकोनॉमिक पावर है ना, वो अमेरिका और चाइना है। और दो बड़ी मिलिट्री पावर हैं, वो अमेरिका और रशिया है। चाइना का जी 3 दिन से अमेरिका में घूम रहा है ना, बाइडेन के साथ मीटिंग कर रहा है, सब कुछ हो रहा है। इन लोगों ने काफी पॉइंट्स पे एग्री कर लिया है। चाइना के जी ने बाइडेन से मीटिंग से पहले एक बयान दिया था, बड़ा क्लियर बयान था। उसने कहा था कि देखें, इस दुनिया में आगे बढ़ने के लिए अमेरिका के पास दो रास्ते हैं, अमेरिका और चाइना के पास। एक रास्ता ये है कि हम मिलजुल के एक दूसरे को अकोमोडेट करें, एक दूसरे के साथ मिल के पॉलिसीज बनाएं और मिल के इस दुनिया में आगे बढ़ें, क्योंकि हम दो बड़ी इकोनॉमिक पावर हैं। दूसरा रास्ता यह है कि हम हर मामले में एक दूसरे से टकराएं, इकोनॉमिक प्रोडक्शन के हवाले से, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के हवाले से, हर चीज में पॉलिटिकल इश्यूज पे टकराव करें। वो टकराव ना अमेरिका के मफाद में है, ना चाइना के मफाद में है। अब आप ये देखें कि इनकी इकोनॉमीज की आप हेजेमनी देखें ना, तो मुझे अब इस वक्त सही से ज़हन में फिगर नहीं है, लेकिन ये मुझे पता है कि अमेरिका की इकोनॉमी 20 to 25 ट्रिलियन डॉलर की है। चाइना की इकोनॉमी शायद 10-15 ट्रिलियन डॉलर की है।
और फिर तीसरे नंबर पे जापान है या जर्मनी है, इनकी 4-5 ट्रिलियन डॉलर है, इंडिया की 3 ट्रिलियन डॉलर है। तो डिफरेंस देख लें कि ये दोनों कितनी बड़ी इकोनॉमी है। इसी तरह आप मिलिट्री पावर में आए तो रशिया अमेरिका से कम नहीं है मिलिट्री पावर में। अमेरिका नेटो के हिसाब से फिर बड़ा स्ट्रांग बन जाता है कि अमेरिका के साथ फिर यूरोपियन पावर्स और ये सब मिल जाती हैं। तो अदरवाइज रशिया मिलिट्री वाइज अमेरिका के मुकाबले की पावर है। फिर चाइना, चाइना रशिया से थोड़ा ही नीचे रह गया है, और फिर इंडिया है। तो एजेंडे की बात होती है, एजेंडा मिल के चलाने के फायदे इनको हैं, और यही किया है बाइडन। और ने हालांकि मीटिंग से पहले जी को डिक्टेटर कहा, बोला ही इज ए डिक्टेटर, लेकिन मीटिंग में यही जो उसने शुरू में जो जी ने 2 पॉइंट रख दिए थे ना कि या तो ये पोजीशन या ये, तो बाइडन ने पहली वाली पोजीशन एक्सेप्ट की कि मिल के चलना है, क्योंकि ऑलरेडी रशिया से टकराव वाली सिचुएशन है, ऑलरेडी मिडिल ईस्ट में एक बहुत बड़ा मसला चल रहा है, ऐसे में वो चाइना से पंगा नहीं ले सकता। और सुना है कई वेस्टर्न जर्नलिस्ट ने इसको कोट किया है कि जी ने अमेरिका को 2 गारंटीज दी हैं। एक ये कि ताइवान है ना, वो हमारा है और हमारा ही रहेगा, और कभी ना कभी ताइवान चाइना के साथ मिल जाएगा। लेकिन गारंटी चाइना ने ये दी है, जी ने ये दी है कि मैं अगले 10 साल में तो कोई ताइवान पे हमला करने का नहीं सोच रहा। और मैं आपको याद होगा शुरू से कह रहा हूं कि चाइना को पता है कि एक छोटी सी भी जंग, चाहे वो इंडिया से है या अमेरिका से है, वो चाइना को 50 साल पीछे ले जाएगी। जिस मेहनत से चाइना ने आके दुनिया में आज जो पोजीशन पे है उस पे आया है, वो एक जंग से तबाह हो जाएगी। तो इसलिए चाइना जंग से पीछे हटेगा। गलवान में आपने देख लिया कि चाइना ने सिर्फ एक, जैसे होता है ना कि आप छोटा सा कोई पत्ता फेंक के ताश की बाजी में मार्केट देखते हैं कि दूसरों की क्या पोजीशन है, ऐसे चाइना ने गलवान में छोटा सा एक वो किया था कि देखें आज भी यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू माइंडसेट चल रहा है कि नहीं। तो यहाँ देख लिया इसने कि मोदी जी हैं भाई, और इंडियन आर्मी तो हमेशा से प्रोफेशनली तैयार रहती है मारने के लिए। पॉलिटिकल लीडरशिप का, आफ्टर ऑल इंडिया डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल लीडरशिप आर्मी को कितनी छूट देती है ये देखना होता है। तो उसने देख लिया कि मोदी जी ने तो खुला कह दिया आर्मी को कि जवाब दो सालों को। तो चाइना जंग से दूर हटेगा। तो ये एजेंडे की बात है भाई। मजदियार जी धन्यवाद, नमस्ते आरिफ भाई। अल्लाह डिड नॉट सपोर्ट पाकिस्तान, अल्लाह खाली पाकिस्तान या क्रिकेट नहीं, हर तरफ से इन मुसलमानों का बाजा बजा रहा है। अल्लाह ने देख लिया कि भाई ये कौम इस काबिल नहीं है, कि अल्लाह को बहुत गलत कौम मिली है। अल्लाह बड़े जेलसी से भगवान श्री राम और भगवान शिव को देख रहा है कि इनके पास बड़ी अच्छी कौम है, कि पढ़ी लिखी कौम है, समझदार कौम है, गैरतमंद कौम है। और अल्लाह को जो मुसलमान मिले हैं वो बड़े ही घटिया किस्म के मुसलमान मिले हैं, तो अल्लाह ने सरेंडर कर दिए भाई। लॉजिक हराम है। पाकिस्तान इज सप्लाइंग 1.55 mm शेल्स टू इसराइल। वाई? अरे इसराइल को नहीं कर रहा भाई, उसको कर रहा है, यूक्रेन को। मैंने अभी परसों की वीडियो में बताया है डिटेल में। यूक्रेन को अमेरिका की 2 कंपनियों के जरिए, क्योंकि डायरेक्ट वो बेच नहीं सकता था, बैकलैश आ जाता, तो इसने अमेरिका की 2 कंपनियों को 1.55 mm के शेल दिए थे। वो यूक्रेन में बेचे गए हैं 364 मिलियन या ऐसा ही कोई फिगर था, इसराइल को नहीं बेचे। और इसराइल को पाकिस्तान के हथियार की जरूरत कहाँ है? इसराइल को पूरा अमेरिका हथियार दे रहा है, पूरा यूरोप हथियार दे रहा है, इसराइल को नहीं जरूरत। और 1.55 mm गोले कहाँ चल रहे हैं वहां पे? इसराइल तो सीधा मिसाइल मार रहा है भाई। वाई सऊदी अरबिया सडनली प्रो इंडिया एंड कतर एंटी इंडिया? देखें, पहले तो आता है सऊदी अरब। सऊदी अरब मीन्स बिजनेस। सऊदी अरब, अब वो पुरानी हाउस ऑफ सऊद, अब्दुल अजीज के बेटे जो थे, किंग फैसल, अब खालिद, फहद, अब्दुल्ला और अब सलमान, उनकी पॉलिसी से टोटल यू टर्न लिया है। सऊदी अरब मीन्स बिजनेस, और सऊदी अरब को पता है कि इस रीजन में चाइना और इंडिया 2 बड़ी मार्केट हैं, लेकिन भरोसे वाली
इंडिया है कि चाइना पे आप भरोसा नहीं कर सकते और चाइनीज प्रोडक्ट्स पे आप भरोसा नहीं कर सकते। तो चाइना के मुकाबले में इंडिया भरोसे के काबिल है। तो सऊदी अरब का तो ये है, सऊदी अरब तो हर चीज में अब तब्दीली ला रहा है। रहा सवाल कतर का, तो कतर आज भी वही हाउस ऑफ सऊद वाली पॉलिसी जो एक्सट्रीमिस्ट पॉलिसी थी उस पे चल रहा है। और उसके लिए इंडिया उसके एजेंडे में नहीं आता कि इंडिया किसी किस्म के एक्सट्रीमिज्म या वायोलेंस या टेररिज्म पे बिलीव नहीं करता। लेकिन एक बात मैं आपको कहूंगा कि दो इश्यूज है ना जिस पे हम सोचते हैं कि कतर एंटी इंडिया है। एक नुपुर शर्मा वाला मामला और दूसरा ये 8 नेवी के ऑफिसर्स। तो मैं बता दूं कि ऐसा नहीं है कि कतर इज एंटी इंडिया। कतर को भी आफ्टर ऑल इस दुनिया में रहना है, इकोनॉमिकली सरवाइव करना है। कतर का टोटल जो इकोनॉमी है ना वो उसकी गैस पे चलती है, और कतर की गैस का बहुत बड़ा खरीदार इंडिया है। फिर कतर की जो इंपोर्ट है ना मेजोरिटी, क्योंकि कतर में कोई चीज उगती उगती तो है नहीं, तो फूड के हवाले से डेयरी प्रोडक्ट्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, आटा चावल, गेहूं चावल, दालें, मकई वगैरह, फिर बुचरी है, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स हैं। ये चार जो बेसिक नीड्स है ना वो इंडिया पूरी कर रहा है कतर की। तो ऐसा नहीं है कि ये जनरली हमारे भी सोशल मीडिया है ना इंडियंस की बड़ी जज्बाती हो जाती है और हम इस इशू को खराब कर रहे हैं। इससे क्या होता है कि एक मिसाल है, 2 लाख आदमियों ने ट्वीट कर दी कतर के खिलाफ, कतर को बदनाम कर दिया, तो क्या होता है फिर कि कतर को गुस्सा आता है, आप उस इश्यू को खराब करते हैं। आप देखें, मैंने इस 8 इंडियंस को जो सजाए मौत सुनाई गई उसके ऊपर मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, कोई बात नहीं की। इसकी वजह यह है कि आप इस इश्यू को क्यों गवर्नमेंट के लेवल पे आप अपने 8 फौजियों की या नेवी के एक्स ऑफिसर्स की जिंदगी को खतरे में डाल रहे हैं। हर चीज में बोलना जरूरी नहीं होता। सलमान खान की फिल्म पे आप बोल लेते हैं, सही है, लेकिन ये एक आउट ऑफ इंडिया का इशू है, हर आदमी को नहीं पता। और कतर भारत की गैस की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है। भारत की इंडस्ट्री और घरों का पहिया जो है ना वो गैस पे चलता है। ये नहीं है कि कतर गैस बंद कर देगा तो भारत मर जाएगा। दुनिया में मार्केट में सब कुछ मिलता है आजकल, ठीक है ना, वो मसला नहीं है, लेकिन एक सिस्टम है उसको चलने दें। और इन दो इश्यूज के अलावा कतर ने कौन सा एंटी इंडिया काम किया है? तो ऐसा नहीं है, थोड़ा बहुत कोई इश्यू आ जाते हैं। आफ्टर ऑल कतर एक एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिक सोच वाला मुल्क है। तो वो नुपुर शर्मा वाले मामले पे भड़काया गया कतर को, वो विद इन फ्यू डेज खत्म हो गया ना। अब ये मामला है, इसको इंडिया परसू कर रहा है, अपील भी रिफ्यूज हुई है, ठीक है, लेकिन अभी ऑप्शंस खुले हैं। आफ्टर ऑल अभी कतर के अमीर की माफी बाकी है। तो होपफुली इंडिया के डिप्लोमेसी को मौका दे भाई। इंडियन सरकार उस पर काम कर रही है और हम उस पर ज्यादा ट्वीटें करके और ये करके मैं समझता हूँ मामले को खराब करेंगे, अच्छा नहीं करेंगे। लेकिन ओवरऑल आप कतर को दुश्मनों में डाल के भारत की सरकार के लिए मुश्किल ना पैदा करें, ये मेरी रिक्वेस्ट है। बाकी आपकी मर्जी है। 7. Why this left nexus is always against India? What is wrong with West? Why do they act as friends on world stage and have behave like enemies on ground stage? How to counter them? भाई आप 7 भाई, बात यह है कि नॉट लेफ्ट वाज नेवर अगेंस्ट इंडिया। लेफ्ट 2014 तक इंडिया को हमेशा अपना अलाई मानता था, क्योंकि इंडिया में था ही लेफ्ट, इंडिया की सरकार लेफ्ट की होती थी। तो नहीं, एंटी इंडिया नहीं था हमेशा से, ये 2014 से हुआ है। तो लेफ्ट इज अगेंस्ट मोदीज इंडिया, क्योंकि मोदीज इंडिया इज प्रोग्रेसिंग, डेवलपिंग, बिकमिंग स्ट्रॉन्ग। देखें, इंटरनेशनल लेफ्ट का इकोसिस्टम है ना वो चाइना के खिलाफ क्यों नहीं है? इसलिए कि चाइना लेफ्ट है, कम्युनिस्ट है, नाम का कम्युनिस्ट सही, लेकिन है तो वही टेररिज्म पे बिलीव करता, दुनिया भर में गंदी पॉलिसीज चलाता है जिससे श्रीलंका पाकिस्तान जैसे मुल्क तबाह हुए
इकोनॉमिकली। तो लेफ्ट चाइना के खिलाफ नहीं है, लेकिन भारत के खिलाफ अब है, इसलिए कि अब भारत में एक राइट विंग की पार्टी है। आज कांग्रेस भारत में सरकार बना ले, लेफ्ट को भारत जन्नत लगेगी। तो सिंपल सी बात है, वो कहते हैं ना, किसी ने बनाया था एक पोस्ट कि ये सारे जो दुश्मन है ना, वो मोदी जी के दुश्मन नहीं है, भारत के दुश्मन है, लेकिन इनके रास्ते में मोदी जी खड़े हैं। तो हकीकत बात यह है कि आफ्टर ऑल इनकी भारत से दुश्मनी है, लेकिन वो इस सेंस में है कि अगर भारत में इनके मतलब की सरकार हो तो 65 साल कभी लेफ्ट को कोई मसला नहीं हुआ। 65 साल तक भारत दुनिया में बेस्ट कंट्री था, कभी डेमोक्रेसी खतरे में नहीं थी। यहाँ पे जद्दी पुश्ती खानदानी सरकारें बनती रहीं, किसी को कभी मसला नहीं हुआ। डेमोक्रेसी आज खतरे में है जब एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जिसने अपने लिए कोई महल नहीं बनाया, अपने लिए कोई बिजनेस एम्पायर नहीं खड़ी की, अपने खानदानों को, अपने भाई बहनों रिश्तेदारों को नहीं भरा, जिसने अपने दोस्तों को आगे नहीं बढ़ाया, ये सरकार इनके लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। भाई भाई भाई, आप ईयू में इमिग्रेंट्स के अगेंस्ट हो तो आप खुद हैं, और पाक में आपके तरह के लोगों को क्या होगा? देखें, मैं लीगल इमिग्रेशन के हक में हूँ, और दूसरा ये है कि भले कोई इलीगल भी आते हैं, 2 लाख आ जाएं, 10 लाख आ जाएं, 20 लाख आ जाएं, मैं यहाँ पे इनकी जो एक्टिविटीज हैं उसके खिलाफ हूँ। मैं यहाँ पे एक इमिग्रेंट हूँ, मैं यूरोप में एक दिन भी इलीगल नहीं रहा। और सबसे बड़ी बात, आप इलीगल भी रहो, लेकिन अगर आप इस कंट्री या यूरोप के या जिस कंट्री में रह रहे हो, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन में रहो, उसके लॉ को फॉलो करो, आप उसके लॉ के अगेंस्ट ना जाओ। आप अपनी कल्चरल रिलीजियस माइंडसेट को इनके ऊपर इम्पोज करने की कोशिश ना करो। तो आपको मैं क्या, कोई भी नहीं वो कर रहा, मैं भी वेलकम करता हूँ। मैंने कभी आपने सुना कि मैंने कहा कि यहाँ पे इंडियन जो हैं, उन वो इमिग्रेंट्स, वो क्यों उनको निकालो या ये वो, मैं निकालने की तो बात ही नहीं कर रहा किसी की भी। मैं तो कहता हूँ आप कम से कम जो आज मुसलमान यहाँ पे कर रहा है, सेक्स ग्रूमिंग गैंग चला रहा है, जिस तरह ब्रिटिश झंडों को उतार के फेंक रहा है, ब्रिटिश वार मेमोरियल्स के ऊपर चढ़ रहा है, जिस तरह यहाँ पे सड़कों पे 2 लाख आदमी नमाज पढ़ रहे होते हैं, ये चीजें गलत है। फिर आप यहाँ की मेजोरिटी तो क्रिश्चियन कंट्री है ना, या नॉन क्रिश्चियन भी अब काफी हैं, एथेइस्ट वगैरह, तो भी आप लोकल कल्चर रिलीजन को एक साइड पर रख के भी कल्चर को तो देखें ना आप। तो मैं एंटी इमिग्रेंट्स नहीं हूँ, मैं इमिग्रेंट्स के बिहेवियर के खिलाफ हूँ। ये जो बिहेवियर चलाया है, मैं नहीं कह रहा कि ना आए लोग, आज ग्लोबल विलेज है, पूरी दुनिया में लोग एक दूसरे कंट्री में जाते हैं, लेकिन तरीके से जाएं। और जब जाएं तो आप वहां, यहाँ पे हिंदुओं को क्यों कोई तंग नहीं कर रहा? एक गोरा हिंदुओं के खिलाफ नहीं है। अभी परसों तरसों हमारे एक दोस्त ने, यहाँ पे स्लाव एक एरिया है, पहली बार वहां पे दिवाली परेड रखी थी। 500 हिंदू वो परेड कर रहे थे, और उसमें रोड पे ढोल बज रहा था, म्यूजिक बज रहा था, डांस हो रहे थे, मिठाइयाँ खाई जा रही थी, समोसे चिवड़े वगैरह खाए जा रहे थे। किसी गोरे को इतराज नहीं था, इंक्लूसिव था। ये नहीं था कि मुसलमानों की तरह या अली इस तरह कर रहे थे, सर पे तलवारें मार रहे थे। मतलब फेस्टिवल मना रहे थे हिंदू, एक तो परमिशन लेके मना रहे थे, दूसरा किसी को तंग नहीं किया था, ऐसे किसी रोड को ब्लॉक नहीं किया था जहां पे ट्रैफिक थी या कुछ था, किसी को परेशानी नहीं हुई। तो हिंदुओं से कोई गोरा क्यों परेशान नहीं है? आज मुसलमानों के खिलाफ इतनी बड़ी आवाज उठ रही है। तो मैं इस चीज के खिलाफ हूँ कि आप लोकल कल्चर के ऊपर अपनी कल्चर हावी करने की कोशिश ना करें। जिस तरह एक मिसाल है, इंजमामुल हक कहता है कि हरभजन को हम मौलाना तारिक जमील के पास ले गए थे, वो ऑलमोस्ट मुसलमान हो रहा था। तो हरभजन ने फिर जवाब दिया ना कि भाई साहब कौन सा नशा करते हो, दिमाग तो ठीक है, तुम्हें दिमागी डॉक्टर की जरूरत है। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे आके अपना रिलीजन, अपनी कल्चर थोपने की कोशिश ना करें। हिंदू ने किसी के ऊपर थोपा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो यहाँ पे दिवाली, होली, नवरात्रि नहीं मनाते। इस तरह मनाते हैं कि दूसरे को तकलीफ ना हो। किसी को फोन करके नहीं कहते कि भाई हमारी नवरात्रि में आओ।
ठीक है ना? मुसलमान तबलीगें करता है, ज़बरदस्ती डराता है, धमकाता है। जैसे मैंने बताया था कि मेरे एक दोस्त का फ़ोन आया, कहता है, "आरिफ भाई, हमारे पड़ोस में हिंदू दोस्त है, पड़ोस में मुसलमान पाकिस्तानी रहता है, मेरा बच्चा स्कूल जाने के लिए बस स्टॉप पे खड़ा होता है, तो वो आदमी अपने बच्चे को लेके उधर आता है, तो मेरे बेटे को कहता है, बेटा तुम इतने अच्छे बच्चे हो, क्या फ़ायदा, तुम जन्नत में मेरे बेटे के साथ तो होगे नहीं, तुम तो जहन्नम में जाओगे।" तो ये मेरी मुखालफत है इमिग्रेंट्स के हवाले से। मैंने अभी तक जैसे ये जो हेट मार्च हो रहे हैं उस पे मैंने बोला है, बहुत बोला है, इसलिए बोला है कि वो एक गलत चीज़ कर रहे हैं। आपको प्रोटेस्ट करने हैं, करो भाई। अभी 3 लाख आदमियों ने वॉशिंगटन में प्रोटेस्ट किया ना, इसराइलियों ने, इसराइल के सपोर्ट में किया। अमेरिका इसराइल के झंडे लेके जा रहे थे। किसी मुसलमानों समेत किसी के खिलाफ बात नहीं की उन्होंने, बात ही नहीं की किसी। तो कोई तोड़-फोड़ नहीं की, किसी वार मेमोरियल, किसी पोल के ऊपर अपना झंडा नहीं लगाया, कहीं कोई चीज़ नहीं की। तो ये मैं कह रहा हूँ। ऋषिकेश हरिदास जी धन्यवाद। योगी गवर्नमेंट प्लानिंग टू बैन सेल ऑफ हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स इन यूपी। योर थॉट्स ऑन मोहम्मद हिजाब इंटरव्यू विथ पेरिस मॉर्गन। देखिए, मोहम्मद हिजाब को मैं घास भी नहीं डालता। ये एक नफरत का पुजारी है। इसको हम ज्यादा अहमियत देके ऐसे तो कितने रोज इंटरव्यू देते हैं। तो मोहम्मद हिजाब को तो छोड़ें। यूपी गवर्नमेंट बैन आई डोंट थिंक कर सकती है। इसकी वजह यह है कि यूपी में करोड़ों मुसलमान रहते हैं, तो आप बैन नहीं कर सकते। आप हलाल बुचरी को बैन कर सकते हैं। क्यों? इसलिए कि उसमें जानवर को बहुत तकलीफ दे के मारा जाता है, जैसे यूरोप के कई कंट्रीज अब कर रहे हैं। लेकिन बाकी प्रोडक्ट्स में मतलब आप आई डोंट थिंक कि बैन कर सकते हैं। हाँ, उसका ये हो सकता है कि हलाल सर्टिफिकेशन वगैरह में जो रूल्स हैं ना, उसको चेंज किया जाए, क्योंकि हलाल सर्टिफिकेशन इज ए मुस्लिम इकोनॉमी। हलाल सर्टिफिकेशन में ये होता है कि जितना स्टाफ होता है वो मुसलमान होता है, तो वो फिर एक डिस्क्रिमिनेटिव वो है। लेकिन मैं समझता हूँ कि ऐसा कुछ होने नहीं जा रहा। निखिल थापक जी, अब ये तो हिंदी में है, मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ। जय श्री राम। आपका आज क्या जो सा साठ, पता नहीं भाई, हिंदी है इतनी, मेरे को हिंदी पढ़नी नहीं आती। मजदियार जी, ट्रम्प प्रोमिस टू कैंसिल वीजा ऑफ प्रो हमास सपोर्टर्स। जी जी जी, बिल्कुल। मैंने परसों एक वीडियो बनाई थी, लेकिन फिर मुझे यूट्यूब से जो मेरी ईमेल आई थी, मैंने शेयर की थी आपके साथ कल, जिसमें यूट्यूब ने मुझे सख्ती से कहा था कि हम आपकी 3 वीडियो डिलीट कर रहे हैं, और आपको मतलब उन्होंने मुझे एक तरह की वार्निंग दी है, जिससे मुझे मुश्किल हो जाती, चैनल ब्लॉक हो जाता, तो एक कांटेक्ट का ज़रिया ख़त्म हो जाता। तो इसलिए मैंने वो वीडियो जो 2 बनाई थी कल परसों, वो मैंने फिर खुद ही डिलीट कर दी, अपनी मेहनत को खुद ही पानी में डाल दिया। लेकिन हाँ, बिल्कुल ट्रम्प ने वादा तो किया है, और ट्रम्प का इलेक्शन का भी रास्ता साफ हो गया है। तो लेट्स सी, अगर ट्रम्प आता है तो काफ़ी तब्दीली आएगी, ख़ास तौर पे भारत के हिसाब से एंड पाकिस्तान के हिसाब से। लेकिन आने नहीं देगी, अमेरिका की डीप स्टेट ट्रम्प को आने नहीं देगी। पिछली बार भी उसको ज़बरदस्ती हराया था। सुमुख जी, होता ये है, एक मिनट सुमुख जी, कि एक टर्म मिलता है ना किसी प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर को, वो पहला टर्म तो आपको पिछले प्रेसिडेंट या पिछले टेन्योर जो गवर्नमेंट का होता है उसको डाइल्यूट करने में लग जाता है, क्योंकि सारे स्टाफ उनके होते हैं, सारी ब्यूरोक्रेसी उनकी होती है, थोड़ा अपने मतलब के लोग आने के लिए और ये सब चीजें। फिर असल काम दूसरे टर्म में होता है। जैसे मोदी जी का 2014 से 2019 का पीरियड था, वो इसी काम में लगा रहा। लेकिन फिर 2019 आते ही दूसरे टर्म में मोदी जी ने छक्के मारने शुरू किए। तो ट्रम्प को अगर कंटिन्यूस दूसरा पीरियड मिल जाता ना, तो आज ये यूक्रेन वार नहीं होती, आज सीरिया वाला मामला साफ हो जाता, और इसराइल वाला मामला भी ना होता, और पाकिस्तान का काफी हद तक मामला सेटल हो जाता। लेकिन आपने दिया नहीं। अब वो वापस आएगा तो ऑलरेडी बाइडन इतनी गंद करके गया है, तो उसको सफाई में ही 4 साल लगेंगे। तो अगर आया भी तो मुश्किल होगा उसके लिए चीजें करना। फिर
डीप स्टेट इतना खिलाफ है ट्रम्प के कि उसको कोई लेजिस्लेशन कोई चीज करने नहीं दी जाएगी. Sumuki, RFG recently what Abdul Razak said has raised questions that what women journalist anchors their face daily in such a मिसोगिनिस्ट सोसाइटी. जी बिल्कुल ऐसा ही है. और हमारे यहाँ तो भाई औरत को तो एक ही, हमारे यहाँ क्या पूरे इस्लामिक सोसाइटीज में औरत का काम एक ही है, और वो है बच्चे पैदा करना. वो है अपने शोहर की खिदमत करना, अपनी फैमिली के मेल मेंबर्स की खिदमत करना, 24 घंटे बस उसी में निकाल देने, उफ तक ना करना, उनकी मर्जी के बगैर बाहर कदम नहीं रखना. ये सब हैं. तो बिल्कुल ये पहली बार एक्सपोज नहीं हुआ, ये एक्सपोज होता रहता है. महेश वासु जी धन्यवाद. महेश भाई सॉरी आपकी कॉल मिस हो गई थी, काफी मुश्किलात में मैं फंसा हुआ हूँ. आपकी सरकार हमें वीजा देने में बहुत तंग कर रही है. 2 बार रिफ्यूज कर चुके हैं हम. परसों फिर रिफ्यूज किया था, अभी उसी में मैं लगा हुआ हूँ. रोज नए रिफ्यूज नहीं करते, लेकिन रोज नए पेपर मांगते हैं, तो अब वो पेपर सारे तैयार कर करके जमा करा रहा हूँ. बहुत फंसा रहता हूँ. कक्कड़ लॉन्चेस दोसिए ऑन ऑपरेशन ऑफ माइनॉरिटीज इन इंडिया. हिंदू से बदीन पुलिस हरकुमल कन्वर्टेड टू इस्लाम 56. देखें कक्कड़ ने की थी तो इमरान खान ने भी की थी. इमरान खान ने भी माइनॉरिटीज के हवाले से, ये पाकिस्तान आर्मी हर पाकिस्तान के इलेक्टेड या अनइलेक्टेड या सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर से ये काम करवाती रहती है. नथिंग न्यू अबाउट इट. 56 बाय फोर्स कन्वर्ट हुए तो भाई साहब हमारे खानदान ने भी कन्वर्ट हुए थे ना भाई. ये तो सदियों से चला आ रहा है भारत में या पाकिस्तान में या अखंड भारत में. तो ये तो सदियों से चला आ रहा है और चलता रहेगा जब तक ये टेररिस्तान, ये भिकारिस्तान, ये आतंकिस्तान मौजूद है, तब तक ये चलता रहेगा. मजदियार जी धन्यवाद. मुस्लिम हेट्रेड फॉर ज्यूज इज स्ट्रॉन्गर देन देयर सपोर्ट फॉर पैलेस्टाइन रिटर्न इन बुखारी. वंस वी वार गेट्स ओवर सही शिया एंड सुन्नी विल स्टार्ट फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर. जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा. बिल्कुल ऐसा ही है. और मुसलमानों की हिंदुओं और यहूदियों से सबसे ज्यादा नफरत है. क्रिश्चियन से इनका एक पॉलिटिकल क्लैश है. इसलिए कि देखें प्रोफेट मोहम्मद की वाइफ खदीजा जो थी वो क्रिश्चियन थी, पहली वाइफ. और फिर वो मुसलमान हुई थी. और वहाँ पे खदीजा से मिलने के लिए क्रिश्चियन पेस्टर्स आते थे. तो उनकी बातें सुन सुन के प्रोफेट मोहम्मद को ख्याल आया कि मैं भी फिर एक प्रोफेट क्यों ना बन जाऊं, कि ये अब्राहमिक रिलीजन में तो हर दूसरा आदमी प्रोफेट बनता है, तो मैं भी बन जाता हूं. तो इस तरह उन्होंने प्रोफेट बने. और फिर चलते चलते जब स्ट्रेंथ हासिल की, मदीना चले गए, तो उन्होंने कहा कि मैं आखिरी प्रोफेट हूं, ताकि चैप्टर ही क्लोज कर दें. तो अब एक मिसाल है कि आईफोन आ रहे हैं. अब एक आईफोन 13, मेरे पास 13 है. 14 आया तो लोगों ने 14 लेना शुरू किया, मैंने नहीं लिया. अब 15 आया तो भी मैंने नहीं लिया, कि चल रहा है ठीक है. लेकिन अगर आज एप्पल कह दे कि 15 इज द लास्ट, अब 15 की ही प्रोडक्ट करते रहेंगे, तो फिर वही बिकेगा ना. तुम इस्लाम बिकना शुरू हुआ. तो क्रिश्चियन से इनका हिस्टोरिकल मसला रहा है. रोमन अम्पायर से लड़े, फिर यूरोप में और एशिया में इनकी ज्यादातर जंगें क्रिश्चियनों से हुई. क्रिश्चियन मेजोरिटी कंट्री सीरिया वगैरह को इस्लामाइज कर लिया. लेकिन जो बुनियादी यहूद और हुनूद, ये नफरत की जड़ें हैं इनके लिए, मुसलमानों के लिए, कि इनसे नफरत इनका ईमान है, यहूदियों से और हिंदुओं से. अजीज दोस्तों आखिरी सवाल ले लेते हैं. 7, व्हाट अबाउट एक्स मुस्लिम्स मूवमेंट. डू यू थिंक एक्स मुस्लिम्स आर थ्रेट टू मुल्ला इन इंडिया? नहीं, एक्स मुस्लिम्स मैं नहीं समझता कि किसी के लिए थ्रेट है, क्योंकि एक्स मुस्लिम को सपोर्ट नहीं होती किसी की. अब एक मिसाल है कि इंडिया में कोई एक्स मुस्लिम है, तो मुसलमान तो उनको नहीं वो पसंद करेगा ना. उनको हिंदू या दूसरे मजहब के लोग तो अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन सपोर्ट सिर्फ जबानी जमा खर्च होती है. यानी
सोशल मीडिया पे सपोर्ट कर दिए, कर दिए, वो कर दिए, कोई स्ट्रेंथ नहीं है। भाई आप देखें, इंडिया में मैं समझता हूँ कि घर वापसी केसेस में वसीम रिजवी से बड़ा केस कोई नहीं है। क्या मिला उसको? कोई सपोर्ट मिली? एक यति जी महाराज थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे, तो यति जी महाराज का अपना क्या हाल कर दिया इन लोगों ने। तो ये है कि सपोर्ट नहीं होती, मुल्ला को सपोर्ट है। मुल्ला को विद इन इंडिया सारे मुसलमानों की सपोर्ट होती है, और आउट ऑफ इंडिया 2 अरब मुसलमानों की सपोर्ट होती है। तो नहीं, थ्रेट नहीं होंगे। निखिल थापक जी, धन्यवाद भाई। डियर ऑनरेबल आरिफ अजाकिया सर, ग्रीटिंग्स, वी सेंड आवर डीप ग्रेटिट्यूड टू योर humble humanity work, all the way, very best, वी प्राउडली सपोर्ट यू सर। निखिल भाई धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बस आप लोगों का ये जो सपोर्ट है ना, इसी पे हमारी ये सारी कार्रवाई चलती है, जो मैं करता हूँ उसी से मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट। अजीज दोस्तों, मैं समझता हूँ कि जैसे कि आप लोगों ने मुझे कहा था कि मैं अपना भाषण ना दूं शुरू में लाइव सेशन में और सिर्फ सवाल जवाब करूं, तो पिछले 3 हफ्तों से हम यही कर रहे हैं। कल यह है कि वर्ल्ड कप का फाइनल है, तो आप सब उसमें बिजी होंगे, तो अब मंडे को मैं नई वीडियो लगाऊंगा। कल मैं यही क्वेश्चन आंसर सेशन, जो कि ज़्यादा लोग मिस कर जाते हैं, तो वो फिर रिकॉर्डिंग उसकी मैं कल लगा दूंगा। लेकिन मंडे को फिर आपके सामने 2 वीडियो पेश करूंगा। अजीज दोस्तों, ये ना समझिएगा कि अब यूट्यूब ने मुझे ये वार्निंग दी है तो मैं सच बोलना छोड़ दूंगा। मैं सच भी बोलूंगा, खुल के बोलूंगा। सिर्फ एक इशू पे जो मैं समझता हूँ यूट्यूब को एतराज है, वो यूरोप में हेट मार्च के हवाले से। तो मैं भी समझता हूँ कि यहाँ की सरकार, जैसे मैंने अभी कतर वाले मामले पे बताया, तो यहाँ की सरकार शायद ये सोचती है कि हमें, आम आदमी को, इसमें पेट्रोल नहीं डालना चाहिए। और ये एक नेशनल सिक्योरिटी के मसले होते हैं, जिसमें यहाँ पे कोई हेट मार्च कर रहा है, कोई उसके अगेंस्ट मार्च कर रहा है, अगर हम उन पे पेट्रोल डालेंगे या हालांकि मेरा मकसद तो अवेयरनेस लाना होता है, लेकिन फिर हम उनके काम में अड़चन डाल रहे हैं, तो फिर मैं एक इस इश्यू पे सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूंगा, लेकिन बाकी मैं ब्लेटेंट सच बोलूंगा आपके सामने हर चीज में, और कंटिन्यूइंग ऑफ द जर्नी जारी रहेगा। मजदियार भाई धन्यवाद। गजवा हिंद was partially successful as Muslim managed to get 30% land of for themselves and left Muslims in India to create more divisions। जी जी बिल्कुल। गजवा हिंद अगर आप इस नज़रिए से देखें तो कामयाब भी है, और अगर आप दूसरे नज़रिए से देखें तो जिस तरह मुसलमानों ने ईस्ट वेस्ट की तरफ, जब इंडिया के वेस्ट की तरफ गए, तो अफगानिस्तान बुद्धिस्ट कंट्री था, उसको मुसलमान कर लिया पूरा। ईरान जोरस्तानी था, उसको कर लिया। सीरिया, इराक, ये सब कोई भी मुस्लिम कंट्री तो था नहीं ना। तुर्की वॉज ए क्रिश्चियन कंट्री। तो जिस तरह पूरे पूरे कंट्री उन्होंने तब्दील कर दिए, वो हिंदुस्तान में नहीं कर सके। 1000-1200 साल तक यहाँ पे इन्वेजन होते रहे मुख्तलिफ इलाकों में। हिंदुस्तान के इन लोगों ने फौजें भेजी, तबलीगी भेजे, सब कुछ किया। इसके बावजूद भी आज अगर आप इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सबको मिला के भी देखें, तो भी हिंदू मेजोरिटी में है ना। तो नाकामी भी है, ये सनातन की सत्य की कामयाबी है। वैसे आपने देखा ही होगा कि औरंगजेब ने हर नॉन मुस्लिम जो कन्वर्ट होता था, उसको 2 रुपया आदमी के लिए और 1 रुपया औरत के लिए दिया था। तो उस वक्त का 2 रुपया आज के लाखों के बराबर हो जाता है ना। तो ये इंसेंटिव थे। हमारी कौम ने, हमारे पुरखों ने तो उस इंसेंटिव को कबूल कर लिया ना। हमारे पुरखों ने औरंगजेब के ही ज़माने में, मेरा ख्याल है 1600 कुछ में मुसलमान हुए थे। तो ये 2 रुपये की लालच, फिर आपको फर्स्ट क्लास सिटीजन का स्टैंडर्ड मिल जाता है, आपको जजिया से छूट मिल जाती है, ये सब चीज़ें थी ना। तो इसलिए कामयाबी है हिंदुओं की, आज भी 100 करोड़ से ज़्यादा मौजूद हैं। इन ए वे आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक गजवा हिंद कामयाब हुआ। लेकिन कंपेयर करें आप इन अखंड भारत से वेस्ट की साइड पे जाएं जितना, तो वो पूरा मुसलमान कर लिया ना, पूरे को पूरे कंट्री।
यहाँ नहीं कर सके थे। ये भी सत्य है सनातन का, जो सर्वाइव किया। और आगे भी आप ये देखें कि जो कन्वर्ट हुए हैं, वो बेशक हिंदुओं को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कोशिश करते हैं, लेकिन आज भी बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान के मुसलमान कल्चरली अपने आप को सनातन कल्चर से काट नहीं सके। दिवाली की आपको मुबारकबाद नहीं देंगे, लेकिन उनकी आप मुसलमानों की रोजमर्रा की, अब जैसे मेरी बहन की शादी हुई, वो सारी रस्में हिंदुओं की थी तकरीबन। तो ये है कि आज भी मुख्तलिफ आप मज़ारों को देख लें, वहाँ पे सारी मंदिरों की रिचुअल्स पूरी की जाती हैं। सर पे टोकरा रख के जाना, फूल चढ़ाना, ये सब चीज़ें, फिर वहाँ पे कुछ मीठा लेना यानी प्रसाद लेना, ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी इस कल्चर की कामयाबी की। तो आई डोंट थिंक गज़वा हिंद वाज़ एज़ सक्सेसफुल एज़ गज़वा क्रिश्चियन। लेकिन बहरहाल फिर भी एक फसाद छोड़ के गए हैं मुसलमान, उसके पीछे बड़ी कहानियां हैं। मैं पहले भी उस पर कई प्रोग्राम कर चुका हूँ, आगे भी कोई मौका आया तो करूंगा। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग, एंड थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट विशेस फॉर टुमारोज वर्ल्ड कप फाइनल।